हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक बढ़िया वाली रैपिड रिवीजन हम करने वाले हैं। मतलब 30 मिनट में पूरा चैप्टर जो है आप लोगों के माइंड में आ जाएगा, वो पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। मतलब 30 मिनट में आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि यार इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक किस तरीके से है। एक बढ़िया वाली रिवीजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो टेलीग्राम चैनल है बेटा, सुनील जांगड़ा सर के नाम से जितना भी मेरा कंटेंट है आप लोगों को यहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी रिसेंट में कल परसों मैंने 1 पेज नोट्स दिए हैं मॉडर्न फिजिक्स के। पूरी मॉडर्न फिजिक्स 4 पेज में ख़त्म कर दी है। बढ़िया वाले दी बेस्ट डिजिटल नोट्स यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, फिजिक्स के यहाँ पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल है बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों को लगता है कि फ़िज़िक्स में कोई और भी दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं मिल रहे या कुछ भी परेशानी आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ में इस चैप्टर का यार वन शॉट करवा दिया ऑलरेडी, डिटेल्ड वन शॉट, न्यू वन शॉट करवा दिया है, प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, डिटेल नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। और अब 1 पेज नोट्स, मतलब इस लेक्चर के बाद, ये लेक्चर जब आएगा 2-3 घंटे बाद आप लोगों को 1 पेज के नोट मिल जाएंगे। मतलब एक चैप्टर 1 पेज में ख़त्म कर रखा है, ठीक है, इस चैप्टर को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक से। हमारा जो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं यार इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो वही देखते हैं। तो यार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, मान लो जो मैटर होते हैं वो किससे बने हैं? एटम से बने हैं। एटम्स के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो चार्ज है वो क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है जो एसोसिएट होती है किसके साथ? मैटर के साथ, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही तो चार्ज है ना। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी आप इसको बोल सकते हो। और ये किसके साथ एसोसिएट होते हैं? मैटर के साथ होते हैं, जिसकी वजह से ही ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, या फिर बोलो कि फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं किसको? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। मतलब फोर्सेस की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके, 2 तरीके के चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आप लोग बोल रहे होंगे मैटर में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आप लोग बोल रहे होंगे। एक फिक्स वैल्यू होती है चार्ज की दोनों के केस में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दोनों के लिए सेम होती है। इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ नेगेटिव का हम यूज़ करते हैं। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूँ, जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो कूलम्स होती है। क्या होती है? कूलम्स होती है, और ये कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगर सीजीएस में अगर हम देखना चाहें तो स्टैट कूलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैट कूलम बोला जाता है, या फिर ईएसयू बोला जाता है। डायमेंशन क्या होगी? देखो यार, अब चार्ज है, ठीक है। करंट कैसे लिखते हैं? चार्ज बाय में टाइम लिखते हैं। अगर मुझे चार्ज की डायमेंशन चाहिए तो मैं करंट इनटू टाइम करूँगा। करंट की डायमेंशन इज़ एम्पियर, और टाइम की कितनी होती है भैया? डायमेंशन इज़ टी। तो ए टी जो है इसकी डायमेंशन बन गई है। कुछ प्रॉपर्टी हैं किसकी? चार्ज की, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, जो चार्ज होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, मतलब एक सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। द टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। चार्ज हमेशा क्या होता है? एसोसिएट होता है मास के साथ। मतलब अगर किसी चीज़ की चार्जिंग हो रही है तो मास भी चेंज हो रहा है। मतलब चार्जिंग से तुम क्या समझते हो? चार्जिंग से समझने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना, तो वो मास का भी तो आना और जाना लगा रहता है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई चार्जर नहीं, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही ख़त्म किया जा सकता है। इसको सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो सेम चार्ज होते हैं जिनको बोलेंगे हम लाइक चार्जेस। क्या बोलेंगे? लाइक चार्ज बोलेंगे। ये क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्लस प्लस, माइनस माइनस, बट प्लस और माइनस हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस है मतलब डिफरेंट चार्जेस को अनलाइक बोला जाता है। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया क्वांटाइजेशन। किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा वो हमें क्वांटाइजेशन बताता है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई की एक फिक्स वैल्यू मैंने तुम्हें अभी बताई थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन किसी बॉडी पे अब ये जो चार्ज है किस तरीके से होना चाहिए वो बताता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ये होना चाहिए भैया, जो टोटल चार्ज होगा वो होगा प्लस माइनस एन ई, मतलब इंटीजर होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में इंटीजर आ जाता है। अब इंटीजर
1 2 3 मतलब -1 -2 -3 या प्लस में 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स में नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। समझ में आ रही है चीज़ें? तो क्वांटाइजेशन होता है ये। ओके, कूलम्ब्स लॉ आता है बेटा। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स बताता है। अगर दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और वो डिस्टेंस r पे रखें तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है जिसको लिखा जाता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से। यहाँ पे जो K होता है वो होता है 1/4πε0 अगर यहाँ पे वैक्यूम है, अगर यहाँ पे कौन है? वैक्यूम है। ठीक है, तो इस K की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0। अब इसमें जो ε0 होता है वो क्या है भैया? वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कि भैया यहाँ पे कि दो चार्ज हैं, ये जैसे कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, इनके बीच में जो मीडियम रखा है वो अपने में से कितनी फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस होने दे रहा है, तो ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है जो याद रखनी है आप लोगों को, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और इस पूरे K की अगर हम वैल्यू देखें, पूरे K की, मतलब हमने इसकी वैल्यू की बात करी, लेकिन अगर कंप्लीट की बात करें तो ये होती है 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? अब अगर मान लो दो चार्ज हैं, जैसे कि ये चार्ज और ये चार्ज है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, चार्जेस की वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करूं, मैग्नीट्यूड का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव होगी, अट्रैक्शन होगा। क्यों भाई? मान लो ये है 2, ये है -2 या -3, तो वो 0 से छोटा आ रहा है ना, 0 से छोटा आ रहा है, तो प्लस हो गया चार्ज और एक माइनस का, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर मान लो रिपल्सन है, रिपल्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन Q1 एंड Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? 0 से ज़्यादा होना चाहिए। मान लो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो वैल्यू बड़ी हो रही है, तो सेम चार्ज है, या माइनस माइनस होंगे तब भी वैल्यू 0 से बड़ी आने वाली, तो वो रिपल्सन होगा। ठीक है, चलो अगर मान लो वैक्यूम के अलावा अगर कोई और मीडियम आ जाए, एनी मीडियम अदर देन एयर, एनी मीडियम अदर देन एयर, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होता है भैया? हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे। उस केस में हम क्या करते हैं कि जो मीडियम है उसके बारे में लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R² 4πε आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? एप्साइलन, उस मीडियम का आ जाता है, और इसकी वैल्यू होती है ε0 εr। अगर मैं यहाँ से εr निकालूँ जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, तो वो एप्साइलन अपॉन में ε0 होता है। समझ में आया? वेक्टर फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ती है भैया? वेक्टर फॉर्म की इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमें वैल्यू तो पता लग जाती है किसकी, फोर्स की, बट मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो देखो अगर ये दोनों चार्ज रखें, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको लिखेंगे F21। ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा ये वाला, तो इसको लिखेंगे F12। इस लिखने का तरीका समझ में आया? बाकी सारी चीज़ें सेम है, वही लिखेंगे। दोनों चार्ज हैं तो K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0, फर्स्ट चार्ज, दूसरा चार्ज, फिर उसके बाद डिस्टेंस का क्या होता है भैया? स्क्वायर होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर वेक्टर फॉर्म बनानी है तो हमें लगाना होता है भैया साथ में क्या, यहाँ पे R कैप, और कैप को अगर हम ओपन करें तो वो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड होता है ना, तो वही क्या है, वेक्टर यहाँ पे आ गया, मैग्नीट्यूड नीचे, तो पहले से एक स्क्वायर होता है और एक और आ गया, तो वो इसलिए क्यूब आ रहा है बेटा जी। सिमिलरली आप 2 1 के साथ साथ 1 2 भी लिख सकते हैं। एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो एक चार्ज है और यहाँ पे बहुत सारे चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, तो ये चार्ज इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इसके ऊपर इस दिशा में फोर्स लगाएगा। तो इस अकेले चार्ज के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है भाई, वो उन सबका क्या होगी? वेक्टर सम होने वाली है। क्या होने वाली है? वेक्टर सम होने वाली है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लीजिए एक चार्ज आप लोगों के पास, ठीक है, एक चार्ज आप लोगों के पास, तो यहाँ पे इस चार्ज के चारों ओर का जो स्पेस होगा, हाँ जी, इसके चारों ओर का जो स्पेस होगा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन क्या इसका मतलब तो सारी जगह जो स्पेस है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ? नहीं भाई, जिसमें कोई दूसरा चार्ज आके कोई फोर्स फील करेगा उसको बोला जाएगा, कोई फोर्स फील करेगा तो उसको बोला जाएगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? मान लीजिए ये एक चार्ज है Q, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, Q0 रखा है किसी पॉइंट P पे। इस चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। तो ये चार्ज एक फोर्स को फील कर रहा है, हाँ जी, ये चार्ज क्या कर रहा है? एक फोर्स को फील कर रहा है। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस है?
इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम प्रॉपर बात कर रहे होते हैं कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव के लिए बाहर होगा, ठीक है, नेगेटिव के लिए अंदर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिखा है जो कि है KQ/r²। ये क्या है, ये बताता है कि फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, तो वो कैसे लिखा जाएगा, KQ/r से लिखा जाएगा। जिस चार्ज की वजह से है उसको फॉर्मूले में लाना है, जिस चार्ज की वजह से भैया उसको फॉर्मूले में लेके आना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे इस पॉइंट के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अंदर आ रही होंगी, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी भैया, न्यूटन, नीचे आएगा कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसको बोला जाता है न्यूटन पर कूलम। एक और है, आप इसको वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो, सॉरी वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट पर मीटर बोल सकते हो, या फिर इसको और ओपन करना चाहते हो, ठीक है, जूल पर कूलम पर मीटर, या फिर आप बोलो जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट्स हैं, ध्यान में रख लेना। अब यहाँ पे देखो कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में इनवर्स का रिलेशन है, तो अगर मैं यहाँ पे r लेता हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर, या फिर इनको बोला जाता है यार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है ना वो एक तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म है, पिक्टोरियल मतलब पिक्चर है भैया, ठीक है, जो कि असली में नहीं होती, इमेजिनरी होती है, और आप इनको फील कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू या कोई इफेक्ट देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ए पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कॉन्फिगरेशन ऑफ चार्ज, जहाँ पे चार्ज रखा होगा उसके चारों ओर की जो फील्ड लाइन्स की एक पिक्चर बना सकते हैं हम, या उसको फील किया जा सकता है, तो वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं भैया वो कॉन्टिन्यूस कर्व होती हैं, क्या ये आप लोग बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस कर्व, मतलब ये स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। क्या होंगी भैया, स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और ये क्या होंगी, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी, या मान लो सिर्फ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगी, या सिर्फ नेगेटिव है तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, ठीक है। दे एमिनेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड इनग्रेस इनटू द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव से शुरू होती है नेगेटिव में चली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में टेंजेंट ड्रॉ कर दें इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो भैया उस पॉइंट पे जहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे डायरेक्शन मिल जाएगी हमें किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन हमें मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा नॉर्मल होती हैं सरफेस के, चाहे वो इनवर्ड हो मतलब आ रही हो या वहाँ से जा रही हो, तो वो क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। जहाँ पे ये ज़्यादा होंगी, जहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगे, पास पास होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही जैसे क्या होता है आपका जो हमने फोर्स में पढ़ा कि अगर मान लो एक चार्ज एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा, उन सबका वेक्टर सम होने वाला है। डाइपोल को देखने वाले हैं कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल होता है यार एक सिस्टम जिसके अंदर होते हैं दो चार्ज, दोनों चार्ज की सेम वैल्यू होती है बट उनके साइन अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो आप बोलोगे इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस 2a। अब ये 2a का मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, 2a का मल्टीप्लिकेशन इसलिए होता है क्योंकि देखो यार ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे 2a देख रहे हैं, अगर मैं सिंपली इसको अगर a ले लूँ तो हमें ना जरूरत पड़ती है आधे डाइपोल के और आधे डाइपोल के डिस्टेंस की, तो हमें a/2 और a/2 करना होगा, फिर कैलकुलेशन और मुश्किल होगी, तो इसलिए 2 का है और कुछ खास बात नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है भैया, हाँ जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है P = Q इंटू में 2a होता है, ठीक है। ये एक वेक्टर फॉर्म होती है, क्या होती है भैया, वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि यहाँ पे चार्ज तो दो होते हैं, डाइपोल के अंदर दो चार्ज दो होते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो कौन सा चार्ज ले भाई, कोई भी चार्ज लो उसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को लिखना है, साथ में उनकी जो डाइपोल लेंथ है वो लिखनी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है, हमेशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। अब हम करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ने वाले, इसको मैं एक ही जगह समझा रहा हूँ, एक्सियल भी इक्वेटोरियल भी एट एनी पॉइंट भी।
देखो हमने लिया एक डाइपोल जिसकी वैल्यू है ये डाइपोल है जिसका नाम है, कुछ भी नाम रख लेना, ए बी रख लेना, और यहाँ पे चार्ज है नेगेटिव क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस है 2a। एक्सियल लाइन पे अगर हमें फील्ड देखना है, एक्सियल लाइन पे फील्ड देखना तो क्या होगा, एक्सियल लाइन क्या होती है भाई, इन चार्जेस के बीच में जो लाइन होकर जा रही होगी वो एक्सियल लाइन होगी, उस पर किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो हम फील्ड निकालते हैं, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे हम जो फील्ड निकालते हैं उसका डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से ले रहे होते हैं, जिसको हम आर का नाम देते हैं, जिसको हम किसका नाम दे रहे होते हैं बेटा, आर का नाम हम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये वाला चार्ज पास में होता है इस पॉइंट के एक्सियल लाइन पे, तो फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। बट ये वाला चार्ज पास है तो इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और ये वाला दूर है तो इसका कम है, तो प्लस की वजह से तो इधर जा रहा है ना भाई चार्ज, तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हम डाइपोल मूवमेंट देखें वो भी इसी दिशा में जा रही है, तो भैया एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होती हैं वो सेम डायरेक्शन में होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला याद कर लेना, इनका फॉर्मूला याद कर लेना क्या है, 2p, p इज़ द डाइपोल मोमेंट, r इज़ द दिस डिस्टेंस जो हम निकालेंगे इसके सेंटर से, नीचे होगा 4πε0 r स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट डाइपोल का मतलब डाइपोल छोटा हो जाए, डाइपोल छोटा हो रहा है तो भैया ये डिस्टेंस तो वैसे का वैसे r है, और अगर मैं a को चेक कर रहा हूँ शॉर्ट डाइपोल करने के बाद तो a तो और भी छोटा हो रहा है, मतलब r इज़ बहुत बड़ा किससे, a से, r इज़ बहुत बड़ा किससे, a से भैया, है ना। चलो जी, तो ये बात हुई किसकी, एक मिनट, ये इक्वेटोरियल नहीं आएगा, ये आएगा बेटा जी हमारे पास, एक मिनट को, हमने मेरे ख्याल से यहाँ पे गलती करी है, कुछ गलती करी है, ये एक्सियल के केस का है, किसके केस का है बेटा, ये एक्सियल के केस का, तो यहाँ पे आप एक्सियल लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिए आप, एक्सियल लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये ठीक लिखा हुआ है, ये ठीक लिखा, तो यहाँ पे है, ये एक्सियल का केस है, ठीक है। और इक्वेटोरियल अभी मैं तुम लोगों का समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब हम शॉर्ट डाइपोल के लिए करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2kp/r³। अब इक्वेटोरियल की अगर मैं बात करूँ तो ये वही डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेना होगा, यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे एक फील्ड जाएगा भैया पॉजिटिव की वजह से, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव की वजह से, ओवरऑल फील्ड इस दिशा में होगा, ओवरऑल फील्ड इस दिशा में होगा। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल के केस में डाइपोल मोमेंट इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन दिस डायरेक्शन, मतलब वो दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इक्वेटोरियल के केस में आर कौन है, वही है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वो आर ही कहलाने वाला है, ठीक है बेटा, ओके। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 था, p था और r था, यहाँ पे ऐसा नहीं होना, यहाँ पे 2 भी चला गया और r भी चला गया, तो p होगा, नीचे होगा 4πε0 r स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर का 3/2 है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालता हूँ तो यहाँ पे बनेगा p, और 1/4πε0 को मैं k लिखूँगा, इसको 0 करूँगा तो नीचे क्यूब रह जाएगा, तो बन गया फॉर्मूला kp/r³, ठीक है। हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ इस रिवीजन वीडियो से आप लोगों को चैप्टर का आइडिया हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल्ड में भी करवा रखा है भैया, और पूरी बढ़िया वाली डेरिवेशन भी करवा रखी है, तो आप मेरे वन शॉट से देख सकते हो, डिटेल्ड वन शॉट से, ठीक है। अगर मान लो भाई ना तो एक्सियल की बात करें ना इक्वेटोरियल की बात करें, हम किसी पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहली बात, मान लो ये एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मूवमेंट ऐसे जा रही है, हम किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात हमेशा एंगल ऐसे लेना होगा, डाइपोल मूवमेंट जो आ रही है ना उसके हेड से इधर की तरफ हमें जाना है, उसके हेड से हमें इधर की तरफ जाना है, इधर की तरफ छोटा एंगल कवर करना है और इस पॉइंट पे देखना है। उसके केस में क्या होगा, हम इस डाइपोल मूवमेंट को इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, या फिर बोलो कि इस डाइपोल मूवमेंट को हम इसके अलोंग और इसके अलोंग ऐसे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये पॉइंट इस डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर हुआ, मतलब इक्वेटोरियल हुआ, और इस कंपोनेंट के लिए ये पॉइंट एक्सियल ही हुआ, ठीक है। तो वो एक डेरिवेशन होती है जो आप लोगों को बोर्ड्स लेवल पे नहीं आएगी, आपको जस्ट एक फार्मूला पता होना चाहिए कि जर्नल पॉइंट पे जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा kp/r³ अंडर रूट में 1+3 cos स्क्वेयर थीटा होने वाला। ये एक जर्नल पॉइंट का एग्जाम्पल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे शो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो होता है, पैरेलल इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो होता है। इसमें हमने एक डाइपोल रखा हुआ है, एक नेगेटिव है यहाँ पे और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल के 2 सिरे होते हैं, दोनों पे एक एक चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स को फील करता है, और नेगेटिव चार्ज
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, डायरेक्शन बना रखी है, तो ये इधर। अब इससे क्या होगा कि एक डाइपोल के इधर और इधर क्या लग रही है भैया, फोर्स लग रही है, और ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से क्या आ जाएगा, रोटेशन हो जाएगी, मतलब टॉर्क आ जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, टॉर्क आ जाएगी। ठीक है, तो टॉर्क जो होती है वो क्या होती है, टॉर्क होती है, सुनो ध्यान से, टॉर्क होगी भैया, टॉर्क जो होगी वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब जैसे ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास टाउ की वैल्यू आती है कितनी, Q2A E sin थीटा। अब इसमें Q इंटू 2A तो P होता है, तो इसको लिखा P, और E की वैल्यू कितनी है, E है वो तो, और ये हो गया साइन थीटा। अब PE साइन थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P क्रॉस E से। तो इसका मतलब जो आप लोगों का टॉर्क है वो कैसी क्वांटिटी है भैया, आप लोगों का जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है भाई साहब। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, P से, P इज़ पहला वेक्टर, E इज़ हमारा सेकंड वेक्टर, छोटे एंगल को कवर करो। ठीक है, P जा रहा है इधर, P जा रहा है इधर, P से हमें E की तरफ जाना है, दूसरा वेक्टर है, और छोटा एंगल तो यही कवर होगा। तो भैया P से E की तरफ जाओ, अंगूठा नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग P एंड D एंड इनवर्ड है यहाँ पे। ओके, अब देखो ये अगर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। वो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो इसका मतलब जब थीटा इज़ 90 होता है तो मैक्सिमम टॉर्क लगती है। अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है तो उस टाइम पे मिनिमम टॉर्क लगती है। अब टॉर्क करती क्या है, टॉर्क करती है भैया, टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अब ये डाइपोल को अलाइन करना चाहती है इन द डायरेक्शन ऑफ ई, का मतलब है कि पी को अपने साथ अलाइन करना चाहती है। जो टॉर्क होती है ना, ये क्या करती है, इस डाइपोल को ऐसे की जगह ऐसे करने की कोशिश करती है, मतलब डाइपोल मूवमेंट को अपनी डायरेक्शन में लाना चाहती है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं एक एनर्जी वाला टॉपिक। क्या पढ़ने वाले, एक एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनना। मान लो अभी डाइपोल किसी न किसी एंगल पे है, θ1 पे है। ठीक है, और उसको हम ले गए किस पे, θ2 पे। देखो मान लो डाइपोल अभी यहाँ है किसी भी θ1 पे, हम इसको अभी यहाँ पे ले गए, इधर घुमा दिया हमने इसको इधर घुमा दिया। ठीक है, कितने पे, θ2 पे। अब डाइपोल को हम 1 से 2 लेके जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लेके जा रहे हैं, बट टॉर्क उसको इधर लाना चाहती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। येस और नो, येस और नो, समझ में आया इतनी चीज़ें। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भैया, एक काम हो रहा है। जब आप θ1 से θ2 पे जा रहे हो तो एक काम हो रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखने वाले हैं, जितने एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो ये कैसे हुई है भैया, ये एक्सटर्नल वर्क डन से हुई है। तो ये पूरा एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला हमने लिखा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है भैया, टॉर्क होता है PE साइन थीटा। उसको जब यहाँ पे इंटीग्रेशन में रखेंगे तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, PE cos थीटा मिलेगा। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट्स लगा रखी हैं तो उसको ओपन हम कर देंगे। ठीक है, वो बाद की बात है, डेरिवेशंस ऑलरेडी मैंने करवा रखी है। तो W यहाँ पे कितना बनने वाला है, ये है PE cos θ1 माइनस cos θ2 बनने वाला है बेटा जी। अब ये जो वर्क डन हुआ यही तो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये वर्क डन जो है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, होता क्या है कि जब हमने ये काम निकाल लिया है, ठीक है, जब हमने ये काम निकाल लिया है तो हुआ क्या, देखो यार ये सब कुछ ये जो इक्वेशन लिखे ना, ये आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर लिमिट लगाने के बाद है। आफ्टर इंटीग्रेशन आफ्टर लिमिट है, ये मत सोचना कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे आए, क्योंकि हम शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए। तो टॉर्क पता लग गई। अब उसके बाद देखो ध्यान से कि भैया कभी भी आप लोग जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, और इनिशियली कोई भी एनर्जी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। तो θ1 इज़ हमारा इनिशियल पॉइंट। तो θ1 मतलब इनिशियली एनर्जी कब जीरो हो सकती है, तो वो कब जीरो होगी भैया, जब θ1 की वैल्यू कितनी हो, 90 हो, क्योंकि cos 90 कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे होगा जीरो। θ2 कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो उसको थीटा हमने रखा, तो ये बन गया जीरो, ये बन गया माइनस, यहाँ पे cos थीटा कितना आएगा, देखो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस PE cos θ2। अब ये तो हो गया जीरो, तो माइनस PE cos थीटा ही तो बचा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको डॉट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ से पता लगा कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमेशा रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमें जीरो करनी है।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है भैया, ध्यान से देखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी उस टाइम पे 0। तो टॉर्क उस टाइम पे कितनी लगेगी, 0 लगेगी। और यू उस टाइम पे कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। यू उसके अंदर कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो माइनस ई ऑलरेडी बन जाएगा, क्योंकि cos 0 इज़ 1, फॉर्मूला था माइनस पी ई कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है। cos थीटा की वैल्यू 1 हो गई है, तो माइनस पी ई बचा और मिनिमम एनर्जी स्टोर्ड हुई। ये आपको पता होना चाहिए। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि डाइपोल को जब हम इसकी पोजीशन से छेड़ें इधर या इधर, तो ये पूरा घूम जाता है, चेंज हो जाता है अपनी पोजीशन से। तो ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो, मतलब डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन हो, मतलब एंगल जो हो वो 180 का एंटी पैरेलल हो। ठीक है, समझ में आई। तो उस टाइम पे थीटा कितना होने वाला भैया, 0 होने वाला है। सॉरी, थीटा नहीं है, ये टॉर्क है। और पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम होने वाली है, तभी तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो मिनिमम एनर्जी जब होगी तो स्टेबल होगा, मैक्सिमम एनर्जी जब होगी तो अनस्टेबल होगा। ये केस था कब, ये केस था भैया जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। लेकिन जब इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखे, देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि एक फोर्स इधर लग रही थी, एक फोर्स इधर लगी थी, तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो रही थी, है ना। नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो रही थी, 0 की। बट अगर फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, अगर फील्ड आपका कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होने वाला है भैया जी। तो ध्यान से सुनना सभी। अगर मान लो फील्ड इंक्रीजिंग है, अगर मान लो फील्ड डिक्रीजिंग है, तो एक साइड की फोर्स ज़्यादा हो सकती है, एक साइड की कम हो सकती है, या इधर की कम हो सकती है या इधर की ज़्यादा हो सकती है। ये बोलोगे ना कि भाई इधर की ज़्यादा हो इधर की कम हो, या इधर की कम हो इधर की ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होगी, नेट फोर्स 0 नहीं होगी। टॉर्क तो लगेगा ही, क्योंकि 2 फोर्स आ रही हैं तो टॉर्क तो लाजमी है। अब नेट फोर्स उस पर 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब डाइपोल घूमेगा तो है ही, घूमने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ेगा, घूमने के साथ साथ वो आगे भी बढ़ेगा भैया। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भैया, जिसमें चार्ज को बिल्कुल पास पास में भैया बिल्कुल क्लोजली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 तरीके के होते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज। लीनियर में मतलब लेंथ के अलोंग जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सरफेस में जब किसी के सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्लोजली, और वॉल्यूम में जब वॉल्यूम पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमें पढ़ना क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सबका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ फ़र्क आ रहा है कहाँ पे, जहाँ पे लीनियर है वहाँ पे नीचे लेंथ आएगी, चार्ज बाई में लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जहाँ पे सरफेस है तो सरफेस का एरिया होगा, तो चार्ज बाई में एरिया। ठीक है, और जहाँ वॉल्यूम है तो वहाँ चार्ज बाई में वॉल्यूम आने वाला है भाई साहब। अब ध्यान से देखना, अब मान लो मैंने ये एक चार्ज लिया, लीनियर चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने इसने छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ कितनी है, DL है बेटा, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, DQ है। मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ जिस पे Q0 एक चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव के ऊपर फोर्स ऐसे ही लगाएगा यार, ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि ये स्मॉल होता है। तो भैया सिंपल सा है कि फोर्स अगर निकालें तो कूलम्स लॉ लगाएंगे। कूलम्स लॉ 2 चार्जेस के बीच की फोर्स बताता है, तो दोनों चार्जेस को लिखते हैं। एक Q0 है, दूसरा क्या है, DQ है। तो DQ लिखा, नीचे वही R², ये है 4πε0। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसका कैप मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर DQ की मैं बात करूँ तो DQ कितना मिलने वाला भैया, DQ कितना मिलने वाला है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा से, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, DQ बाई में DL होगा। DQ बाई में DL होगा, तो लैम्डा यहाँ से कितना मिलेगा, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL। ठीक है, ये एक के लिए मैं समझा रहा हूँ, बाकियों के लिए भी सेम है, सेम प्रोसेस सेम है। तो F की वैल्यू कितनी आएगी भैया, इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड से। तो Q0 फिक्स वैल्यू बाहर आ गया, ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो अंदर जो बचा वो बचा DQ। DQ की वैल्यू कितनी है भैया, लैम्डा DL R कैप अपॉन में R²। तो सेम फॉर्मूला इसके लिए है और सेम फॉर्मूला इसके लिए है। ठीक है, इसको शो करते हैं सिग्मा से और इसको शो करते हैं बेटा रो से। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एरिया अगर प्लेस किया गया है और उसमें से फील्ड लाइन्स ऐसे निकल के जा रही हैं, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं नॉर्मली, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E.A होता है। ए कौन है, एरिया जिसमें से निकल के जा रही है उसका एरिया वेक्टर। ठीक है, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डॉट है तो A cos थीटा ये बन जाएगा। ये है यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फिर क्या होता है, तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो फिर हम क्लोज इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटा जी। इसकी SI यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, न्यूटन कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन कूलम, देखो ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय में चार्ज, तो ये होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और साथ में एरिया तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे गलत लिखी है यार, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से गलत लिखी है, न्यूटन कूलम इनवर्स आएगा ना, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर आने वाला है। हाँ, न्यूटन कूलम इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोज लॉ। तो गोज लॉ क्या बताता है भैया, हमें ध्यान से सुनना। फॉर ए क्लोज सरफेस, मान लो ये क्लोज सरफेस है, एनक्लोजिंग ए नेट चार्ज, इसने एक एनक्लोज कर लिया नेट चार्ज कितना, क्यू। इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया भैया, क्यू चार्ज एनक्लोज कर लिया। द नेट फ्लक्स एमर्जिंग आउट इज गिवन बाई, तो नेट फ्लक्स जो बाहर आएगा वो कैसे गिवन होता है, वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो नेट फ्लक्स है ना, इससे जो बाहर आ रहा है फ्लक्स, जो फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, वो एनक्लोज चार्ज पे और एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो अगर हमने एक डाइपोल अंदर रख दिया, अगर हमने एक डाइपोल रख दिया तो कितना फ्लक्स होगा, तो भाई वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो चार्ज होने वाला है वो दोनों का सम होगा, वो होगा प्लस और माइनस का सम, तो वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि डाइपोल पे सेम चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है, बराबर चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी क्यूब के लिए फ्लक्स, मान लो ये क्यूब आपने लिया और इस क्यूब के सेंटर पे आपने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया, तो फ्लक्स कितना बाहर आएगा, तो फ्लक्स आएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप एक फेस के लिए पूछने लग जाओ, किसी एक फेस के लिए पूछने लग जाओ, या अगर आप किसी एक स्क्वायर का नाम दे दो, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है ना, क्यूब में क्या होंगे, स्क्वायर्स होंगे, ये स्क्वायर है भैया, तो एक स्क्वायर के लिए नीचे क्या करेंगे, इस फ्लक्स को 6 से डिवाइड करेंगे। तो पहले फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, 6 पहले से ही है, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखो यार, ये एक इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होती है जिसको चार्ज किया जाता है। अब ये इन्फाइनाइट होती है तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिलेंडर में डालते हैं। क्यों डालते हैं, इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस हम मानते हैं, इमेजिनरी सरफेस होता है जो इस चार्ज को एनक्लोज करता है। तो इसके चारों एक सरफेस बनता है जो कि हमारा कर्व्ड सरफेस के लिए ही काम में आता है। मतलब फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं तो इधर का जो एरिया वेक्टर है उसका एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो ये वाला ही हमारे काम का है, क्योंकि कोस आता है, फाई के अंदर कोस आता है, मतलब फ्लक्स में जो फॉर्मूला आता है उसमें कोस आता है, तो कोस तभी कामयाब होगा ना जब जीरो आ रहा होगा एंगल, क्या होगा, जीरो आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है उसको लिखा जाता है लैम्डा। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये आर तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा होता है, ये वाला होता है। इस वायर से ऐसे जो डिस्टेंस होगा वो आर कहलाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूँ तो क्या होगा, एक कंडक्टिंग स्फीयर आपने लिया जिसका रेडियस कितना है भैया, आर है, और उससे बाहर हमने एक पॉइंट लिया जिस पे गॉसियन सरफेस अगर हम बनाए इस पूरे चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आने वाला है ये। ध्यान से देखना, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, नीचे है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे है आर स्क्वायर, नीचे है स्मॉल आर स्क्वायर। ऊपर कौन सा आएगा भैया, ऊपर हमेशा वो आएगा जो स्फीयर का रेडियस होगा, ऊपर हमेशा स्फीयर का रेडियस आएगा। नीचे वो आएगा जो गॉसियन सरफेस का होगा, नीचे वो आएगा जो गॉसियन सरफेस का होने वाला है। अगर मान लो मैं सरफेस पे निकालना चाहता हूँ तो सरफेस पे आर मतलब गॉसियन सरफेस और ये आर बराबर हो जाएंगे, यहीं पे बनाना पड़ेगा मुझे गॉसियन सरफेस, तो आर और आर को बराबर करूँगा तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो मैं गॉसियन सरफेस अंदर बना लूँ, मतलब आर लेस देन कर लूँ कैपिटल आर से, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि अंदर तो कोई भी चार्ज उसने इनक्लोज नहीं किया ना, कोई भी चार्ज अंदर उसने इनक्लोज नहीं किया है, ठीक है। आप इसको ना ऐसे मत बनाओ, इसको इसके स्फीयर पे मत बनाओ, वैसे ऐसे बना लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज होता है, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट होता है और लास्ट होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये एक प्लेन शीट हमने ली जो कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और चार्ज होती है, तो इनफाइनाइट है तो भाई पूरी इतनी बड़ी शीट को तो काउंट नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से फील्ड, तो इसके बीचों बीच एक सिलेंडर निकालेंगे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तो भैया यहाँ पे हमारा ये वाला फेस और ये वाला फेस काम में आने वाला है, क्योंकि इसके साइड ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ऐसे अगर शीट खड़ी है और इसी साइड एरिया वेक्टर होगा, सिमिलरली ये वाला एरिया हमारे काम आने वाला है। तो इन दोनों को यूज़ करके हमारे पास फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक शीट के लिए। लेकिन अगर शीट दो हो कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो फील्ड कैसे निकालेंगे। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और इसकी सिग्मा 2, और ये भी बता दिया कि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से। भैया यहाँ पे फील्ड देखो पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से भी क्या होगा, इसकी वजह से भी यहाँ से, तो सेम डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे देखो इसकी वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से भी यहीं पे होगा, सेम होगा ना, क्योंकि भाई पॉजिटिव से तो फील्ड निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी वजह से इधर जाएगा फील्ड, इसकी वजह से इधर जाएगा, तो बीच में अपोजिट डायरेक्शन में है और बाहर सेम डायरेक्शन में। तो भैया एक शीट की वजह से तुम्हें पता ही है फील्ड कितना होता है, तो जो सेम डायरेक्शन में उनको ऐड करके लिखेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में उनको माइनस करके लिखेंगे। माइनस को किस में से करेंगे, जो बड़ा होगा भैया उसको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो बड़ा कौन है, सिग्मा 1,
और छोटा कौन है, सिग्मा 2। सिमिलरली अगर एक प्लेट आपकी पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या होगा भैया, तो यहाँ पे फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव से फील्ड इधर, नेगेटिव में अंदर जाता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होंगे, बट बीच में सेम डायरेक्शन में होगी। पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में एंटर करेगा, तो बीच वाले ऐड हो जाएंगे। बीच वाले ऐड होंगे तो आपके पास मिलने वाला है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मिलने वाला। ठीक है, तो ये है बेटा जी, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट, इसकी बढ़िया वाली 30 मिनट रिवीजन हमने करी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट करना है शुरुआत से, तो आप एक बार इसकी रिवीजन करो, आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे यार इस चैप्टर में क्या क्या है, फिर आप डिटेल वन शॉट पे जा सकते हैं। और जिन्होंने पहले ही डिटेल वन शॉट कर लिया तो उनको तो आसान लगेगी ये चीज़ें। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।